हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सीबीटी पेपर 2025 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का पेपर मॉडल पेपर लेकर आया हूं और यही पेपर आपका आएगा इस बार। इस मॉडल पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका पूछा जाता है सीबीटी पेपर में। इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, साइंस, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर का ये मॉडल पेपर है और यही पेपर आपसे पूछा जाएगा इस बार सीबीटी 1 के फर्स्ट ईयर के पेपर में 28 जुलाई को। जिनका भी एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर वालों का, ये मॉडल पेपर पूरा रट कर जाना। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, ये मॉडल पेपर ही छपेगा इस बार आईटीआई के सीबीटी पेपर में फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में ट्रेड थ्योरी से आपके 38 प्रश्न रहेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्न हैं। कुल प्रश्न 75 हैं और कुल अंक 150 अंक हैं और सीबीटी में आपका टोटल 75 क्वेश्चन का ही पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी है इलेक्ट्रीशियन, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये मॉडल पेपर ही आपका पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर एग्जाम में इस बार। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी 100 वोल्ट की आपूर्ति में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप, वोल्टेज का मान दिया है 100 वोल्टेज और धारा का मान दिया है 5 एम्पियर। प्रतिरोध बताना है तो देखिए V बराबर होता है I इंटू आर। हमारे पास V की वैल्यू है, I की वैल्यू है, हमसे R पूछा है प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा में I। V कितना है 100 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर, तो 20 पांजे हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 20 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर का। जब विद्युत धारा 1 एम्पियर और वोल्टेज 10 वोल्ट हो तो शक्ति कितनी होगी। यहाँ पे आपसे P बराबर V इंटू आई, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए P का वैल्यू बताना है, V का मान है 10 वोल्टेज 10 और धारा का मान है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा P बराबर 10 गुना 1 यानी कि 10 वाट आ जाएगा हमारा शक्ति। B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आपका, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए जो डीसी मोटर होता है उसमें जो स्टार्टर होता है ना, उसका मुख्य कार्य होता है प्रारंभिक करंट को सीमित करना, लिमिट स्टार्टिंग करंट। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डीसी जनरेटर की दक्षता को कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। डीसी जनरेटर की दक्षता को मापने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये मॉडल पेपर पूरा रट कर जाना है एग्जाम में आपको। ये पूरा मॉडल पेपर रट लो एग्ज़ाम से पहले क्योंकि यही मॉडल पेपर आएगा। इस मॉडल पेपर में 75 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और सीबीटी पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 38 क्वेश्चन सबसे पहले अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कर रहे हैं, 6 प्रश्न यहाँ पे ड्राइंग के रहेंगे, 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप के रहेंगे और 25 प्रश्न हो गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। टोटल 150 नंबर का पेपर है ये। और अगर आपको सीबीटी 1 पेपर में फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ये पूरा पेपर आपको याद होना चाहिए क्योंकि यही पेपर आपसे पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच गुणनफल किसका संकेत देता है। वोल्टेज और धारा के बीच में गुणनफल यानी कि V इंटू आई। V इंटू आई जो है ना, ये शक्ति का संकेत देता है। शक्ति का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, P बराबर होता है V इंटू आई। वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है शक्ति। तो ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 वाट का बल्ब 220 वोल्टेज पर कितनी धारा खींचेगा। तो यहाँ पे P का मान कितना है 100 वाट है, V का मान कितना है 220 वोल्ट है, हमसे पूछा है I का मान। P बराबर होता है V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटा में V हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 100 बटा 220 वोल्टेज। राइट, इसको आप हल करोगे तो राइट आंसर आएगा 0.45 एम्पियर। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मानकर चलिए प्रतिरोध समान है, उसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा
ओम का नियम आपने सुना होगा, V बराबर होता है I इंटू R, जिसमें धारा और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी घटेगी। पर यहाँ पे जो R का मान निकालेंगे ना, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। जो R होता है प्रतिरोध, ये धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पर हमसे यहाँ पे पूछा है वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। वोल्टेज को दोगुना करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक मुख्य घटक कौन सा होता है। तो एक बंद परिपथ में धारा अगर प्रवाहित करनी है तो आवश्यक मुख्य घटक होगा विद्युत स्रोत, पावर सोर्स जिसको बोलेंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करंट का मापन करने वाला यंत्र परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे एम्पियर मीटर की बात हो रही है। करंट को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं हम एम्पियर मीटर, जो धारा को मापता है। और ये पूछ रहा है कि एम्पियर मीटर का परिपथ में कनेक्शन कैसे होता है, श्रृंखला में होता है, सीरीज में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। सारे प्रश्न रट लो मॉडल पेपर के। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत शक्ति का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है हीटिंग करने में। हीटिंग में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो उपयोग है वो हीटिंग में, विद्युत शक्ति का उपयोग होता है हीटिंग में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक प्रतिरोधक को समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो समग्र प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। What happens to the total resistance when a resistor is connected in parallel। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर लाया हूं, जिसको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में याद कर लो प्रश्न। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी समानांतर में प्रतिरोध जुड़ेंगे ना तो टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका आंसर। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, जब समानांतर में प्रतिरोध होगा तो वो घटेगा, अगर सीरीज में होगा यानी कि अगर वो श्रेणी में होगा ना, श्रेणी यानी कि श्रृंखला क्रम में अगर प्रतिरोध होगा तो वो बढ़ेगा। हमसे यहाँ पे समानांतर में पूछा था तो घटता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संधारित्र में चार्ज और वोल्टेज का संबंध किस प्रकार का होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो ये प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा पाई जाती है। विच करंट इज फाउंड इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एसी करंट होती है। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, डीसी मशीन की टेस्टिंग में स्विनबर्न की विधि किसके लिए प्रयोग होती है। तो स्विनबर्न की जो विधि होती है डीसी मशीन में, ये डीसी शंट मशीन के लिए प्रयोग होती है, डीसी शंट मशीन के लिए। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डीसी मशीन में शंट वाइंडिंग किसके समानांतर जुड़ी होती है। डीसी मशीन में शंट वाइंडिंग ये आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक क्लोराइड सेल का प्रकार क्या होता है। व्हाट टाइप ऑफ सेल इज ए जिंक क्लोराइड सेल। जिंक क्लोराइड सेल की मैं बात करूं तो ये एक प्राइमरी सेल होता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा, एक इंडक्टर का मुख्य उपयोग क्या होगा। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एन इंडक्टर। एक इंडक्टर का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो ये करंट में बदलाव का विरोध करता है। क्या करता है, करंट में बदलाव का विरोध करता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेल और बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विच एनर्जी कन्वर्जन ओकर्स इन ए सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी में देखिएगा रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है सेल और बैटरी से। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट ईयर के लिए बनाया है मैंने। फर्स्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इस साल आईटीआई का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, उसमें यही मॉडल पेपर 100% आपसे इस बार पूछा जाएगा। तो पूरा मॉडल पेपर एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन का पेपर है, 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। और लास्ट में अपना स्कोर बताना कि 150 नंबर में से कितने नंबर बने हैं आपके, 75 में से कितना सही कर पाए हो। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन 19 है, जनरेटर में ईएमएफ का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए, द जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन ए जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जनरेटर में जो ईएमएफ बनता है ना वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फेराडे के लॉ पे।
फेरल के नियम से। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, डीसी मशीन का प्रदर्शन कौन से परीक्षण द्वारा आंका जाता है? विच टेस्ट इज यूज टू एवेक्यूलेट परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का प्रदर्शन जो है ना, ये ब्रेक टेस्ट के द्वारा आंका जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक टेस्ट। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में कौन सी टेस्टिंग मुख्य रूप से कॉपर तथा आयरन लॉस जानने के लिए होती है? विच टेस्ट इज मेनली यूज टू डिटरमाइन कॉपर एंड आयरन लॉसेज इन ए ट्रांसफॉर्मर में टेस्टिंग मुख्य रूप से कॉपर और आयरन लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ट्रांसफॉर्मर में कभी भी कॉपर और आयरन लॉस को जानना है तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के किस लॉस को मापने के लिए किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो होता है आपका यहाँ पे जो मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये तो होता है कॉपर और आयरन लॉस के लिए। पर अब ये पूछ रहा है ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मर में किस लॉस को मापने के लिए होता है? तो जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ना, ये आयरन लॉस के लिए होता है। ठीक है, दोनों लॉस अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। आयरन लॉस आपका राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता एफिशिएंसी कब अधिक होती है? व्हेन इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता एफिशिएंसी जब अधिक होगी जब कॉपर लॉस बराबर हो जाएगा आयरन लॉस के। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? विच इज द मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए सबसे उपयुक्त धातु जो है वो कॉपर को माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और विद्युत की सबसे अच्छी चालक भी कॉपर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के वायरिंग मटेरियल का उपयोग मुख्यतः होता है? व्हाट टाइप ऑफ वायरिंग मटेरियल इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो पीवीसी का यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। पीवीसी वायर का औद्योगिक वायरिंग में हम यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफॉर्मर में ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट हम इंसुलेशन क्षमता, इंसुलेशन कैपेसिटी जांचने के लिए करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से बचने के लिए हम आरसीबी या ईएलसीबी इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आरसीबी ईएलसीबी दोनों ही यूज जो है ना बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थिंग के लिए न्यूनतम तांबे की तार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कॉपर वायर ऑफ अर्थिंग। इसके लिए अर्थिंग के लिए न्यूनतम तांबे की तार की मोटाई होनी चाहिए 6 mm स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कितनी गहराई में जमीन में गाड़ा जाता है? एट व्हाट डेप्थ शुड द अर्थिंग इलेक्ट्रोड बी बुरीड इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अर्थिंग इलेक्ट्रोड को 2.5 मीटर जमीन गहराई में गाड़ा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का मुख्य कार्य बताओ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलेशन इन वायरिंग। वायरिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का मुख्य कार्य होता है ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल फिल्टरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑयल फिल्टरिंग इन ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल फिल्टरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है नमी और अशुद्धियों को हटाना, रिमूव मॉइस्चर एंड इम्प्यूरिटीज़। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले कौन सा यंत्र काम करता है? विच डिवाइस ऑपरेट्स फर्स्ट ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट इन एनी वायरिंग सिस्टम। किसी भी वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होगा ना तो सबसे पहले जो यंत्र काम करेगा वो एमसीबी करेगा। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, विद्युत शॉक लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेक व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी को विद्युत शॉक लगा है तो सबसे पहले हमें विद्युत स्रोत से पीड़ित को अलग करना है। सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत दुर्घटना में पीड़ित को विद्युत स्रोत से अलग करते समय कौन सी वस्तु उपयोग करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल शुड बी यूज टू सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स।
विद्युत दुर्घटना में पीड़ित को विद्युत स्रोत से अलग करने के लिए हमें लकड़ी या प्लास्टिक, वुड और प्लास्टिक वस्तु का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत के अचालक हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन टेस्ट? ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन टेस्ट जो है ये मेगर से होता है, मेगर उपकरण से। मेगर जो है ना उच्च प्रतिरोध को मापने में काम आता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में विद्युत झटका लगने पर सीपीआर कब दिया जाता है? व्हेन शुड सीपीआर बी गिवन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में विद्युत झटका लगने पर सीपीआर तब देंगे जब पीड़ित बेहोश हो और सांस न ले रहा हो, तो उस स्थिति में हमें पीड़ित को तुरंत प्रभाव से सीपीआर देना चाहिए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की आयरन लॉस किस पर निर्भर करती है? आयरन लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। आयरन लॉस जो है ना ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों पर कार्य करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई आवश्यक होता है? तो ये होता है सुरक्षा चश्मा और दस्ताने होने चाहिए। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सीबीटी पेपर में आईटीआई के फर्स्ट ईयर में ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 ट्रेड थ्योरी है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीटी पेपर में। अब 25 क्वेश्चन करेंगे ईएस के। पहला क्वेश्चन ईएस का, उससे पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को सभी दोस्त एक बार फटाफट से थम्स अप लाइक कर दो, सारे के सारे प्यारे दोस्त। और इस मॉडल पेपर को सभी दोस्तों तक पहुंचाना आपका काम है। दबा के शेयर करना इस मॉडल पेपर को, जितने भी आपके दोस्तों के ग्रुप में है सभी में इसको दबा के शेयर कीजिएगा। यही पेपर आने वाला है मॉडल पेपर आपके एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर शेयर करना। आईटीआई की रोजाना वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएस के आपके 25 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन हो चुके हैं। ईएस का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड रनर, अच्छा धावक। ये जो है एक विकल्प है जो कि रोजगार कौशल का नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं बात कर लें अच्छा संचार कौशल, त्वरित शिक्षा, ये जो है ना आपके ये तीनों ही जो हैं वो एक रोजगार कौशल हैं। पर अच्छा धावक गुड रनर क्या है, ये रोजगार कौशल का विकल्प नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ईएस का, एक कर्मचारी वह होता है जो खालिस्तान होता है। एक कर्मचारी जो है ना ये दोस्तों तनख्वाह के लिए काम करता है, वर्क्स फॉर ए सैलरी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल ये पेपर आने वाला है इस बार फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। अगला सवाल देखिएगा ईएस का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे करियर विकास के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं? अच्छे करियर विकास के लिए 2 कौशल आवश्यक कौन से हैं? तो ये है तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसको रट लो आप और नोटबुक में नोट डाउन भी कर लो। अगला यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 4 क्या है, गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है। उसके पास क्या है? उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, विकास मानसिकता। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ईएस का, रोजगार कौशल का अर्थ खालिस्तान होगा। रोजगार कौशल का अर्थ होता है कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन के आंसर बता रहा हूँ उसको डायरेक्ट रटना है आपको, ईएस को आपको रटना ही होता है और इसमें आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं ना उसे ई लर्निंग बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईएस का, ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं? ऑनलाइन सीखने के लाभ हैं कि हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, यही ऑनलाइन सीखने का लाभ होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है? विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल? इनमें से कौन सा रोजगार कौशल का पोर्टल है? फेसबुक तो नहीं होगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ये दोनों तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बचा क्या? भारत कौशल जो है ये रोजगार का कौशल पोर्टल है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका ईएस का। क्वेश्चन में कहा है कि राम एक कंपनी में फीटर का काम करता है। वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है। वह क्या करेगा? इनमें से ऑप्शन है खेलें, समाचार देखें या पाठ्यक्रम खोजें ऑनलाइन या ऑफलाइन या नौकरी छोड़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर राम एक कंपनी में फीटर का काम कर रहा है ना
और वह अपने खाली समय में व्यापार कौशल, रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है, तो उसे फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसे पाठ्यक्रम खोजना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ईएस का क्या कह रहा है। जीना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी। ई लर्निंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, उसके लिए ज़रूरी होगा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या फिर आप टैबलेट भी बोल सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आज के समय में कई नौकरियों में खालिस्तान कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल राइट होगा। आज के समय में कई नौकरियों में डिजिटल कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकरियां प्रदूषण को, कौन सी नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। जो ग्रीन, हरा नौकरियां, जो हरी ग्रीन जॉब्स होती है ना, वो क्या करती हैं, प्रदूषण को कम करती हैं, ठीक है, तो और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती हैं। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईएस के क्वेश्चन आपको रटना होता है, इसमें समझने का इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रटना है ईएस के क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने कौन से कौशल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, संचार राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे उसको, कौन सा जो अगर वो व्यवसाय करना चाहता है तो उसे हम ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन खुदरा विकल्प को सुझाएंगे, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल देखिएगा, ईएस का 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन जो है वो अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। सेलिंग, बेचना, बेचकर अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का ये सही तरीका है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ईएस का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरल विक्रय तकनीकें प्रत्येक विक्रय व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, किसका, क्रॉस सेलिंग का, क्रॉस बिक्री का, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ईएस में, FAB मीन्स, FAB का अर्थ बताना है। FAB का अर्थ होता है फुल फॉर्म फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, हिंदी में कहें तो विशेषताएं, लाभ और लाभ, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल यहाँ पे ईएस का 19 नंबर सवाल देखिएगा, स्वाति को एक लैपटॉप बेचना है, वह इसे बेचने के लिए किस तकनीक का उपयोग कर सकती है। स्वाति इसके लिए फैब तकनीक का यूज़ करेगी, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि फैब का फुल फॉर्म होता है फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्मिता को एक मोबाइल फ़ोन बेचना है, वह अलग अलग फ़ोन के फ़ायदे और फ़ायदे लिख रही है, वह लिख रही है, क्या लिख रही है, फैब स्टेटमेंट लिख रही है, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये इसका, किसी उत्पाद के बारे में अपने अनुभव और राय साझा करने वाले ग्राहकों को क्या कहा जाता है। इसको कस्टमर फीडबैक, ग्राहक की प्रतिक्रिया कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला यहाँ पे 22 नंबर सवाल ये इसका देखिएगा, बिक्री बंद करने की तकनीक किसके लिए एक आवश्यक कौशल है। ये दोस्तों सेल्स पर्सन, विक्रय व्यक्ति के लिए ये एक आवश्यक कौशल है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 23 है ये इसका, अभी या कभी नहीं बंद करें, सारांश बंद करें और प्रश्न बंद करें, तीन महत्वपूर्ण है, किसके लिए, ये है क्लोजिंग टेक्निक, समापन तकनीक है ये, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ये इसका, एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा, वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, वे ग्राहकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, टेक कस्टमर फीडबैक, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, बिक्री व्यक्ति ग्राहक को बताता है ऑफर केवल आज ही मौजूद है, इस बिक्री तकनीक को क्या कहा जाता है। इस बिक्री तकनीक को बोलते हैं नाउ और नेवर क्लोजेज, अभी या कभी नहीं बंद होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ईएस के भी जो 25 क्वेश्चन आपके सीबीटी फर्स्ट ईयर पेपर में पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। अब अपने करेंगे ड्राइंग के क्वेश्चन। ड्राइंग के आपके सीबीटी पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं और वर्कशॉप साइंस के भी 6 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ड्राइंग के कर लेते हैं 6 क्वेश्चन, फिर वर्कशॉप के कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ड्राइंग का देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ग्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लास के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग होता है सम्मेलन, तो ग्लास के लिए होता है बी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये जो है ना सम्मेलन ये ग्लास का है, तो बी राइट होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन ड्राइंग का, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग होता है। दूसरा सम्मेलन यहाँ पे बताना है आपको जो कि एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग होता है
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एल्यूमिनियम का सम्मेलन है ये, ए नंबर ऑप्शन, ये एल्यूमिनियम का सम्मेलन है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लकड़ी के लिए प्रयोग होता है? लकड़ी के लिए कौन सा सम्मेलन है इनमें से? लकड़ी के लिए सम्मेलन है सी नंबर ऑप्शन, ये सम्मेलन लकड़ी का है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे ड्राइंग का। ड्राइंग का 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चित्र, ये तो होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होती है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होती है। सी नंबर ऑप्शन में कहा है कि एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का कुछ ड्राइंग नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन ड्राइंग का देखो, ड्राइंग शीट के 2 क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल किसके अनुपात में होते हैं? ड्राइंग शीट के 2 क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल जो हैं 1:2 में होते हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्राइंग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़े आकार A0 साइज का क्षेत्रफल 1m² है और इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 1:√2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ड्राइंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, जो 6 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी पेपर में, वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा वर्कशॉप का, तापमान को क्या संदर्भित करता है? तापमान को जो है यह ऊष्मा की अवस्था को बताता है। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा वर्कशॉप का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल, क्या होती है? जूल होती है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशॉप का, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर यूज होता है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशॉप का है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। वर्कशॉप का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदलने बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों सेंसिबल हीट, सेंसिबल ऊष्मा कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ITI CBT फर्स्ट ईयर का जो पेपर है मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो चुका है। इस मॉडल पेपर में मैंने आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसके टोटल जो नंबर हैं वो 150 नंबर बनते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का था। अब आप मेरे को बताओ इस मॉडल पेपर पूरा होने के बाद आपका 150 नंबर में से कितना स्कोर बना है? सभी एक बार कमेंट करके बताइएगा। यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर याद कर लिया होगा तो आपको इस बार ITI फर्स्ट ईयर CBT जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें आप अच्छे नंबर से पास करोगे ये वाला एग्ज़ाम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी लाइक कर दो और इस मॉडल पेपर को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए दबा के शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप्स में। रोजाना ITI की वीडियो देखने के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।